नमस्कार दोस्तों, मैं धीरेन्द्र आपका अपनी इस वीडियो में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम क्लास 6 एनसीईआरटी सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का चैप्टर थर्ड डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चैप्टर थर्ड क्या है? व्हाट इज गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट जो हम बोलते हैं कि गवर्नमेंट ये कर रही है, गवर्नमेंट वो कर रही है या गवर्नमेंट ये स्टेप नहीं ले रही है, ये गवर्नमेंट है क्या? ठीक है, तो आज हम पूरा गवर्नमेंट के बारे में देखेंगे। एवरी कंट्री नीड्स अ गवर्नमेंट टू मेक डिसीजन एंड गेट थिंग्स डन। देखो, दुनिया में जितनी भी कंट्री हैं, सबको एक गवर्नमेंट की जरूरत होती है ताकि जो डिसीजंस हैं वो लिए जा सके और चीजों को किया जा सके। These can be decisions about where to build roads and schools, or how to reduce the price of onions when they get too expensive, or ways to increase the supply of electricity। अब बात आती है कि डिसीजंस या काम, जो बोला हमने कि गेट थिंग्स डन, यानी कि गवर्नमेंट, हर कंट्री के लिए गवर्नमेंट की जरूरत होती है ताकि डिसीजन लिया जा सके और चीजों को किया जा सके। आखिर में कौन सी चीजें की जा सके, इनमें आता है जैसे कि दिस कैन बी डिसीजन अबाउट वेयर टू बी रोड। यह डिसीजन हो सकता है कि रोड कहाँ पे बनाया जाए या स्कूल कहाँ पे बनाया जाए, और हाउ टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ ऑनियंस, यानी कि जब प्याज जो होता है, मतलब प्याज प्याज की प्राइस जब एक्सपेंसिव हो जाती है, बढ़ जाती है, तो उसको रिड्यूस कर कैसे किया जाए। तो ये सब जो डिसीजन है कौन लेता है? गवर्नमेंट लेती है। ठीक है, या ये जो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई है उसको इंक्रीज कैसे किया जाए। द गवर्नमेंट आल्सो टेक्स एक्शन ऑन मैनी सोशल इशू। जो गवर्नमेंट है वो बहुत सारे सोशल इशू पे भी एक्शन लेती है। सोशल इशू यानी कि पब्लिक इशू के लिए। एग्जाम्पल के लिए, इट हैज सेवरल प्रोग्राम्स टू हेल्प द पुअर। तो गवर्नमेंट के पास बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, या गवर्नमेंट बहुत सारे प्रोग्राम्स लॉन्च करती है ताकि जो गरीब लोग हैं उनको मदद मिल सके, उनकी मदद की जा सके। इट डज इट डज अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स सच एज रनिंग पोस्टल एंड रेलवे सर्विसेज। तो जो गवर्नमेंट है, अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स भी है, अदर जो इंपॉर्टेंट काम है जैसे कि पोस्टल सर्विस और रेलवे सर्विस, ये भी ये रन करती है। ठीक है, the government also has the job of protecting the boundaries of the country and maintaining peaceful relation with other countries। जो गवर्नमेंट है उसका और क्या काम है? उसका काम ये भी है कि जो कंट्री का जो बाउंड्री है, ठीक है, यानी कोई भी गवर्नमेंट उस कंट्री की जो बाउंड्री है उसको प्रोटेक्ट करे और अदर कंट्रीज के साथ में एक पीसफुल रिलेशन जो है कि मेंटेन करे। It is responsible for ensuring that all its citizens have enough to eat and have good health facilities। और गवर्नमेंट की ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इंश्योर करे कि जो उसके सिटीजन है, उसकी कंट्री के जो सिटीजन है, उनके पास खाने को पर्याप्त हो और गुड हेल्थ फैसिलिटीज हो। व्हेन देयर आर नेचुरल डिजास्टर, जब कोई नेचुरल डिजास्टर आता है जैसे कि सुनामी और अर्थक्वेक, इट इज द गवर्नमेंट दैट मेनली ऑर्गेनाइज एड एंड असिस्टेंस फॉर द अफेक्टेड पीपल। ठीक है, जब कोई नेचुरल डिजास्टर जैसे कि सुनामी और अर्थक्वेक आता है तो वहां पे कौन होता है? गवर्नमेंट होता है, जो कि मेनली ऑर्गेनाइज करता है क्या? एड एड एंड असिस्टेंस, किसको? अफेक्टेड पीपल, यानी कि जो अर्थक्वेक और सुनामी से जिनको नुकसान हुआ है उनकी मदद कौन करती है? गवर्नमेंट करती है। If there is a dispute or if someone has committed a crime, you find people in a court। देखो, जब कहीं पे डिस्प्यूट होता है यानी कि झगड़ा होता है, विवाद होता है, या इफ समवन हैज कमिटेड अ क्राइम, या किसी ने कोई क्राइम किया है, तो आप देखते हो वो कहाँ पे होता है? कोर्ट में होता है। यू फाइंड पीपल इन अ कोर्ट। कोर्ट्स आर आल्सो पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। अब एक कोर्ट क्या होते हैं? कोर्ट भी जो है कि गवर्नमेंट का एक हिस्सा है। ठीक है, perhaps you are wondering how governments manage to do all this। perhaps यानी कि शायद आप यह सोच रहे हो, वंडरिंग मतलब सोचना, आप यह सोच रहे होगे कि आखिर में गवर्नमेंट जो है इतनी सारी चीजें मैनेज कैसे करती है, या इतनी सारी चीजों को करने का मैनेजमेंट कैसे करती है, एंड व्हाई इट इज नेसेसरी फॉर देम टू डू सो। आखिर में उनके लिए ये चीजें करना नेसेसरी क्यों है, जरूरी क्यों है? व्हेन ह्यूमन बीइंग्स लाइव एंड वर्क टुगेदर। देखो, जब ह्यूमन बीइंग्स हैं, जब वे एक साथ रहते हैं और काम करते हैं, देयर नीड्स टू बी सम अमाउंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो वहां पे किसी एक ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत होती है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन की वहां पे क्या होती है? जरूरत होती है, ताकि डिसीजन कैन बी मेड, जो डिसीजन है वो लिया जा सके। सम रूल्स हैव टू बी मेड दैट अप्लाई टू एवरीवन। कुछ रूल भी बनाने पड़ते हैं उस टाइम। सम रूल हैव टू बी मेड, यानी कि कुछ रूल बनाने पड़ते हैं उस टाइम, दैट अप्लाई टू एवरीवन, यानी कि ऐसे रूल जो कि सारे एवरीवन के लिए क्या होता है, यानी कि जब जहाँ पे क्या होता है कि जहाँ पे ह्यूमन बींग्स रहते हैं और एक साथ रहते हैं और एक साथ काम करते हैं, तो वहाँ पे कुछ ना ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत पड़ती है ताकि जो डिसीजन है वो डिसीजन लिया जा सके। सम रूल्स हैव टू बी मेड, कुछ रूल भी बनाने पड़ते हैं, दैट अप्लाई टू एवरीवन, वे रूल जो कि सारे लोगों पे अप्लाई होते हैं। एग्जाम्पल के लिए, देर इज अ नीड टू कंट्रोल रिसोर्सेज एंड प्रोटेक्ट द टेरिटरी ऑफ कंट्री। देर इज अ नीड टू कंट्रोल रिसोर्सेज। अब एग्जाम्पल के लिए जो हमको क्या जरूरत है, जो रिसोर्सेज है उनको कंट्रोल करने के लिए,
ठीक है, यानी कि रिसोर्सेज को कंट्रोल करने की हमको जरूरत है, एंड प्रोटेक्ट द टेरिटरी ऑफ किसी कंट्री की टेरिटरी को प्रोटेक्ट करने की भी जरूरत है। सो इसलिए पीपल कैन फील सिक्योर, ताकि जो लोग हैं वे सिक्योर फील कर सके, सिक्योर यानी कि सुरक्षित फील कर सके। Governments do this on behalf of their people by exercising leadership, taking decision and implementing these among all the people living in their territory. तो अब जो ये सारा काम है, जैसे कि रिसोर्सेज को कंट्रोल करना, अपनी टेरिटरी, जो कंट्री की टेरिटरी उसको प्रोटेक्ट करना, ये सब चीजें और बहुत सारे काम कौन करता है? गवर्नमेंट करती है। गवर्नमेंट डू दिस ऑन बिहाफ ऑफ देयर पीपल, ये अपने लोगों के लिए ये गवर्नमेंट करती है। कैसे? बाय एक्सरसाइजिंग लीडरशिप, लीडरशिप की एक्सरसाइज करते हुए, यानी लीडरशिप के थ्रू, टेकिंग डिसीजन लेकर, एंड इम्प्लीमेंटिंग दीज, और जो डिसीजन लेती है या जो रूल बनाती है उसको अपने लोगों में, ऑल द पीपल लिविंग इन देयर टेरिटरी, यानी कि उस गवर्नमेंट की कंट्री में, उस कंट्री में जो उसके यानी कि इस टेरिटरी में जितने लोग रह रहे हैं उनके ऊपर क्या करती है? इस नियमों को या डिसीजन को इम्प्लीमेंट करती है। बात है लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की लेवल, यानी कि जो गवर्नमेंट होती है क्या एक ही लेवल की होती है या उसके उसके कई लेवल होते हैं? लेवल यानी कि स्तर। तुम देखते हैं गवर्नमेंट के कौन कौन से स्तर पे या कौन कौन से लेवल पे काम करती है। नाउ व्हाट यू नो दैट द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सो मैनी different things. Can you think of how it managed to do all this? जैसे कि अभी ऊपर इधर हमने पढ़ा, इस सब चीजों से हमको आपको समझ में आ गया होगा कि दैट द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सो मेनी थिंग, डिफरेंट थिंग, कि जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, वो बहुत सारे डिफरेंट कामों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्या आप सोच सकते हो कि हाउ इट मैनेज टू डू ऑल दिस, कि आखिर ये सारे जो डिफरेंट टाइप के थिंग्स हैं, इसको करने में गवर्नमेंट कैसे मैनेज करती है? ठीक है, यानी कि अभी तक हमने देखा गवर्नमेंट के बहुत सारे काम है, रूल बनाना, फिर इम्प्लीमेंट करना, फिर जो नहीं है, नहीं उसको फॉलो करा उसको पनिश करना, या बहुत सारे काम हमने देखा। तो ये जैसे कि हमने देखा कि आप समझ गए होंगे, इस तरह की जो गवर्नमेंट है वो बहुत सारे काम, डिफरेंट टाइप के थिंग्स को करना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कैन यू थिंक ऑफ हाउ इट मैनेज टू डू ऑल दिस? क्या आप अभी सोच सकते हो कि आखिर गवर्नमेंट ये सब चीजों को करने में कैसे मैनेज करती है? दी गवर्नमेंट वर्क्स एट डिफरेंट लेवल, जो गवर्नमेंट है वो डिफरेंट लेवल पे काम करती है। एक तो लोकल लेवल, फिर दूसरा होता है एक स्टेट लेवल पे, और थर्ड होता है एक नेशनल लेवल पे। द लोकल लेवल मीन्स इन योर विलेज, टाउन और लोकेलिटी। जो लोकल लेवल का मतलब क्या? लोकल मतलब लोकेलिटी में, ठीक है, लोकल का मतलब लोकेलिटी में, आपके विलेज में, टाउन में, ठीक है। स्टेट लेवल मीन्स आपके स्टेट में, विच कवर एन इंटायर स्टेट लाइक हरियाणा और असम। एंड द नेशनल लेवल रिलेट टू द इंटायर कंट्री, जो नेशनल लेवल है वो एक इंटायर कंट्री से रिलेटेड है, ठीक है। यानी कि जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, अब देखो, अभी हम उत्तर प्रदेश का ले लेते हैं, ठीक है, यूपी का, ये है यूपी, ठीक है। अब यहाँ पे उत्तर प्रदेश में हम देख सकते हैं, पहले तो एक लोकल गवर्नमेंट, सपोज कोई एक एरिया ले लो, यहाँ पे कोई मान लो कोई एक एरिया ले लो। अब यहाँ कोई एक विलेज है, ठीक है, एक इस विलेज लेवल पे काम करेगी, जिसको हम बोलेंगे क्या? लोकल लेवल गवर्नमेंट। यहाँ पे लोकल लेवल की गवर्नमेंट रहती है, ठीक है। अब इस एक पूरे उत्तर प्रदेश को यहाँ पे एक स्टेट लेवल की गवर्नमेंट रहती है, ठीक है। अब पूरी कंट्री को, यानी कि पूरी जो हमारी होल कंट्री है, उस पे एक गवर्नमेंट काम करती है, जिसको हम बोलेंगे नेशनल लेवल, ठीक है। लेटर इन दिस बुक यू विल रीड अबाउट हाउ लोकल लेवल गवर्नमेंट फंक्शन। इस बुक में, यानी कि क्लास 6 की बुक में, आप बाद में देखोगे कि जो लोकल लेवल की गवर्नमेंट है वो कैसे फंक्शन करती है, यानी कि कैसे काम करती है। और जब हम आगे की कक्षा में जाएंगे, उसमें देखेंगे जो स्टेट लेवल की और सेंट्रल लेवल की जो गवर्नमेंट है वो कैसे काम करती है, ठीक है। जैसे यहीं पे देख लो, छोटे छोटे जो एरिया दिए गए हैं यहाँ पे, एक मतलब लोकल गवर्नमेंट के हैं, ठीक है। यहाँ पे छोटे छोटे जैसे जो जो एरिया दिए गए हैं, लोकल लेवल, यानी कि विलेज लेवल, टाउन लेवल। यहाँ पे एक टाउन लेवल की गवर्नमेंट हो गई, यानी कि लोकल लेवल की, फिर एक स्टेट लेवल की हो गई, और फिर एक सेंट्रल लेवल की हो गई, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हम देख लेते हैं, तेलंगाना बिकम द 29 स्टेट ऑफ इंडिया ऑन द 2 जून 2014। जो तेलंगाना था वो इस अपनी इंडिया का 29 यानी 29वां स्टेट बना, कब? 2 जून 2014 को, आफ्टर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। सिंस 31 अक्टूबर 2019 द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज डिवाइडेड इनटू 2 यूनियन टेरिटरी। तो 31 अक्टूबर 2019 से जो स्टेट था जम्मू एंड कश्मीर, वो 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड हो गया। कौन कौन? जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। लॉस एंड द गवर्नमेंट, लॉ और गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट मेक्स लॉज एंड एवरीवन हु लाइव इन द कंट्री हैज टू फॉलो। देखो क्या होता है, गवर्नमेंट रूल बनाती है, लॉ यानी कि रूल, मेक मतलब बनाना, जो गवर्नमेंट होती है वो लॉ बनाती है, और जो उस कंट्री में जितने लोग रह रहे हैं
उन सारे लोगों को उन लॉ को क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है। दिस इज द ओनली वे गवर्नमेंट कैन फंक्शन। केवल यही एक तरीका है जिससे जो गवर्नमेंट है वो फंक्शन कर सकती है, यानी कि काम कर सकती है। जस्ट लाइक द गवर्नमेंट हैज द पावर टू मेक डिसीजन, सिमिलरली इट हैज द पावर टू इन्फोर्स डिसीजन। जैसे ठीक उसी प्रकार जैसे कि गवर्नमेंट के पास पावर है डिसीजन लेने का, उसी प्रकार गवर्नमेंट के पास ये भी पावर है कि वो उन डिसीजन को इन्फोर्स करे या इन्फोर्स कर सके। ठीक है, यानी कि उसके पास एक तो पहला पावर है कि वो डिसीजन ले, और दूसरा पावर उन डिसीजन को इन्फोर्स करे। एग्जाम्पल के लिए देर इज अ लॉ दैट से दैट ऑल पर्सन ड्राइविंग अ मोटर व्हीकल मस्ट हैव अ लाइसेंस। अब एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं, एक लॉ है, उस लॉ के अकॉर्डिंग जितने भी पर्सन जो मोटर व्हीकल चलाते हैं उनके पास एक लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है, एनी पर्सन कार्ड ड्राइविंग अ व्हीकल विदाउट अ लाइसेंस, अगर कोई भी पर्सन ऐसा पाया गया जो कि ड्राइव कर रहा है, कार ड्राइव कर रहा है या कोई भी मोटर व्हीकल ड्राइव कर रहा है बिना लाइसेंस के, कैन आइदर भी उसे जेल हो सकती है या तो कुछ लार्ज सम ऑफ मनी उसको फाइन एज ए फाइन देना पड़ सकता है। विदाउट दिस लॉज द गवर्नमेंट पावर टू मेक डिसीजन इज नॉट ऑफ मच यूज। बिना इन सारे लॉ के जो गवर्नमेंट का पावर है डिसीजन लेने का वो ज्यादा यूजफुल नहीं है। ठीक है, in addition to any action that government can take, there are also steps that people can take if they feel that a particular law is not being followed. अब जैसे हमने देखा कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, यहाँ पे एक्शन ले रहे हैं इन एडिशन टू एनी एक्शन दैट गवर्नमेंट, देखो उसके अलावा यानी कि जो जो एक्शन, अगर कोई भी एक्शन गवर्नमेंट ले रही है इसके अलावा देयर आर आल्सो स्टेप, कुछ ऐसे भी स्टेप है जहाँ पे लोग जो है कि अगर पीपल कैन टेक ये, यानी कि अदर एक्शन, जो जैसे कि यहाँ पे हमने देखा कि क्या गवर्नमेंट क्या कर रही है, कुछ एक्शन ले रही है, तो उसके अलावा देयर आर आल्सो स्टेप, कुछ स्टेप्स हैं दैट पीपल कैन टेक, उन स्टेप जो कि पीपल ले सकते हैं इफ दे फील, अगर उनको ऐसा फील होता है दैट अ पर्टिकुलर लॉ इज नॉट बीइंग फॉलोड, कि एक पर्टिकुलर कोई लॉ है वो फॉलो नहीं हो रहा है। जैसे कि अगर कोई एक पर्सन है, एग्जांपल के लिए, दे वर नॉट हायर्ड फॉर अ जॉब बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन और कास्ट, अगर उनको लगता है कि अगर उनको ऐसा लगता है कि उनको कोई एक जॉब नहीं हायर कर रहा है या उनको कोई जॉब नहीं दे रहा है बिकॉज ऑफ उनकी रिलीजन या उनकी कास्ट की वजह से, ही और सी में अप्रोच द कोर्ट, वह कोर्ट में अप्रोच कर सकता है या कर सकती है, एंड क्लेम दैट द लॉ इज नॉट बीइंग फॉलोड, और क्लेम कर सकता है या कर सकती है कि जो लॉ है वो फॉलो नहीं किया जा रहा है। द कोर्ट कैन देन गिव ऑर्डर अबाउट व्हाट शुड बी डन, उसके बाद आगे का काम कोर्ट का है, वो ऑर्डर देगा कि क्या किया जाना चाहिए। ठीक है, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट हमने लेवल देख लिया, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। हु गिव्स द गवर्नमेंट दिस पावर टू मेक डिसीजन एंड एनफोर्स लॉ, आखिर में ये पावर जो गवर्नमेंट को ये पावर देता कौन है? ठीक है, ये पावर डिसीजन लेने का और उसको इन्फोर्स करने का, लॉ को इन्फोर्स करने का ये पावर गवर्नमेंट को कौन देता है? द आंसर टू दिस क्वेश्चन डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ गवर्नमेंट देयर इज इन ए कंट्री। देखो इसका जो आंसर है कि मतलब जो गवर्नमेंट है उसको पावर कौन देता है डिसीजन को लेने का और उसको इन्फोर्स करने का, ये नॉर्मली डिपेंड करता है कि किस टाइप की गवर्नमेंट है उस पर्टिकुलर कंट्री में। ठीक है, इन अ डेमोक्रेसी इट इज द पीपल हु गिव द गवर्नमेंट दिस पावर। देखो एक डेमोक्रेसी, जो डेमोक्रेटिक कंट्री होती है उसमें जो पावर होता है गवर्नमेंट को कौन देता है? उस कंट्री के लोग देते हैं। दे डू दिस थ्रू इलेक्शन इन विच दे वोट फॉर पर्टिकुलर पर्सन एंड इलेक्ट देम। तो इसके लिए वहां पे क्या होता है, वो यानी कि जो लोग होते हैं वो कैसे पावर देते हैं, तो इसके लिए वहां पे एक इलेक्शन होता है, इलेक्शन के थ्रू लोग क्या करते हैं, एक किसी पर्टिकुलर पर्सन को वोट देते हैं और उसको इलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, यानी कि उसको जिताते हैं। वन सिलेक्टेड, जब वो एक बार इलेक्ट हो जाता है यानी कि चुन लिया जाता है, दीज पर्सन फॉर्म द गवर्नमेंट, ये सारे जो पर्सन है क्या गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। अभी आगे की क्लासेस में अभी इतना हमको जानने की जरूरत है, आगे क्लास में हम पूरा डिटेल में देखेंगे ना कि मतलब कि कितनी कितनी सीट से किस हिसाब से वो जो है कि गवर्नमेंट फॉर्म बनती है। In a democracy, the government has to explain its action and defend its decision to the people. तो एक डेमोक्रेसी में क्या होता है, जो गवर्नमेंट होती है उसको अपने सारे जो डिसीजन है, जो उसके एक्शन है उसको एक्सप्लेन करता है, एक्सप्लेन करना पड़ता है जनता से, एंड डिफेंड इट्स डिसीजन टू द पीपल, और जो भी उसके द्वारा लिया गया डिसीजन है उसको लोगों के सामने क्या हो, सफाई देना पड़ता है, डिफेंड करना पड़ता है। मतलब अपने डिसीजन को, ऐसा नहीं कि कोई स्टेप आपने ले लिया उसके बाद बोला बोला कि इसका कोई यूज नहीं, मतलब कि अगर एग्जाम्पल के लिए आपने कोई सपोज, जैसे कि अभी हमने बात किया कि ओनियन जो था प्याज का दाम दाम जो है कि घटाने का, सपोज उसने दाम घटा दिया, इससे कुछ मान लो प्रॉब्लम हो रही है, सपोज आप बढ़ा दिया। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी एक एग्जांपल के लिए ले लो, जैसे कि मान लो एक इलेक्ट्रिसिटी है, ये इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई मान लो थोड़ा कम हो गई, तो
कम क्यों हुई, इसका आधारभूत क्या था, यानी किस किस रीजन से कम हुई, इसको डिफेंड करना पड़ता है, गवर्नमेंट को पूरा लोगों से एक्सप्लेन करना पड़ता है। ये मेन डिफरेंस होता है डेमोक्रेसी गवर्नमेंट में। अभी आगे हम देखते हैं जो दूसरे फॉर्म की गवर्नमेंट होती है वो टाइप की होती है, क्या होती है, मोनार्की होती है। मोनार्की में क्या होता है, मोनार्क क्या होते हैं, किंग या क्वीन हैज द पावर टू मेक डिसीजन। तो मोनार्की गवर्नमेंट में क्या होता है, राजा के पास या रानी के पास पावर होता है डिसीजन लेने का एंड रन द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट चलाने का। द मोनार्क may have a small group of people to discuss matters with, but the final decision making power remains with the monarch। तो मोनार्क में क्या होता है, मे भी मोनार्क के पास एक छोटे मतलब कुछ लोगों का एक छोटा सा ग्रुप हो सकता है, जो डिसीजंस हैं या तो जो डिसीजंस है उसको डिस्कस करने का, या कोई भी चीज पे कोई भी मैटर है उसको डिस्कशन करने के लिए छोटे कुछ लोगों का छोटा सा ग्रुप हो सकता है। बट जो फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर है वो किसके साथ रहता है, मोनार्क के साथ रहता है। यानी कि मोनार्क अगर चाहे किसी चीज को, अगर सपोज 10 लोग हैं, ठीक, उस सभा में असेंबली में, मतलब मोनार्क वाली बात यहाँ पे हो रही, 10 लोग हैं और इसमें से 9 लोगों को लग रहा है कोई काम करना है, मतलब यस, अगर इन्होंने बोला कि हाँ ये काम करना है, बट अब राजा जो है, राजा चाह रहा है कि ये काम नहीं करना है, तो यहाँ पे राजा जो है कि जो चाहेगा वो होगा, यानी कि ये काम नहीं होगा। ठीक है। Unlike in a democracy, kings and queens do not have to explain their action or defend the decision they take। अब देखो जो हमने अभी जस्ट बात किया था कि मोनार्की में और डेमोक्रेसी में यही मेन डिफरेंस है कि जैसे एक हमने देखा डेमोक्रेसी में क्या होता है, डेमोक्रेसी में होता है गवर्नमेंट हैज टू एक्सप्लेन, यानी डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट को एक्सप्लेन करना पड़ता है इसकी चीजों को, और अपने डिसीजन को डिफेंड करना पड़ता है लोगों से। बट डेमोक्रेसी इसमें क्या होता है, मोनार्की में तो जो राजा है उनको अपने चीजों का एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता और ना ही डिफेंड करना पड़ता है कि क्या डिसीजन उन्होंने लिया। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है, इंडिया इज अ डेमोक्रेसी, जैसा कि हम जानते हैं इंडिया हमारा क्या है, एक डेमोक्रेसी है, यानी कि एक लोकतांत्रिक है। दिस अचीवमेंट इज द रिजल्ट ऑफ अ लॉन्ग एंड इवेंटफुल स्ट्रगल ऑफ द इंडियन पीपल। तो यार जो लोकतांत्रिक सिस्टम है, यार जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इसको हमने अचीव करने के लिए हमने एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है, यानी कि इंडियन पीपल ने बहुत लंबा स्ट्रगल किया है। देयर आर अदर प्लेसेस इन द वर्ल्ड वेयर पीपल हैव आल्सो स्ट्रगल टू हैव डेमोक्रेसी। को और अदर प्लेसेस या अदर कंट्रीज हैं वर्ल्ड में जहाँ पे वहाँ के लोगों ने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया डेमोक्रेसी अचीव करने का। You now know that the main feature of a democracy is that the people have the power to elect their leaders। जैसा कि अभी तक आप जान गए होंगे जो डेमोक्रेसी का मेन फीचर होता है, क्या होता है, मेन फीचर ये होता है कि लोगों के पास पावर होता है कि वे अपने लीडर को इलेक्ट कर सके, चुन सके। सो इन अ सेंस अ डेमोक्रेसी इज रूल्ड बाय द पीपल। अगर इन अ सेंस हम माने तो एक डेमोक्रेसी क्या है, इट इज द रूल बाय द पीपल, यानी लोगों के द्वारा रूल करना। The basic idea is that people rule themselves by participating in the making of these rules। तो जो बेसिक आइडिया है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का, डेमोक्रेसी का, वो क्या है कि लोग खुद शासन करें, कैसे, बाय पार्टिसिपेटिंग इन द मेकिंग ऑफ दीज रूल्स, इन रूल्स को बनाने में पार्टिसिपेट करके। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स इन आवर टाइम्स आर यूजुअली रिफर्ड टू एज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज। तो आज के टाइम में यानी प्रेजेंट टाइम में जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है यूजुअली उसको क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज बोलते हैं। इन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज पीपल डू नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली बट इंस्टेड चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव थ्रू एन इलेक्शन प्रोसेस। तो अब क्या होता है, जैसे हमने डेमोक्रेसी देख लिया, तो डेमोक्रेसी में हमने देखा कि आज के टाइम में जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसको रिफर किया जाता है, उसको बोला जाता है क्या, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। तो इन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज क्या होता है, जो लोग होते हैं वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते, यानी कि डायरेक्टली हिस्सा नहीं लेते किसी चीज में, बट इंस्टीड इसके बजाय चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव थ्रू एन इलेक्शन प्रोसेस। वो क्या करते हैं, एक इलेक्शन प्रोसेस के थ्रू अपने रिप्रेजेंटेटिव को क्या करते हैं, चूज करते हैं। These representatives meet and make decision for the entire population। जो ये रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ये मीट करते हैं यानी मिलते हैं एंड मेक डिसीजन, और डिसीजन बनाते हैं पूरी पॉपुलेशन के लिए, यानी कि पूरी कंट्री के लिए। These days a government cannot call itself democratic unless it allow what is known as universal adult franchise। तो आज के दिनों, यानी आज के दिनों एक कोई भी गवर्नमेंट अपने आप को डेमोक्रेटिक नहीं कर सकती, क्यों, अनलेस, यानी कि जब तक इट अलाउज व्हाट इज नोन एज यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, कि जब तक ये यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के तहत काम नहीं करती। यानी कि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज की क्या बोलता है, यह बोलता है कि अगर किसी कंट्री में जितने भी लोग हैं, यानी कि 18+ जितने भी वयस्क हैं, जितने भी नागरिक हैं, उनको वोट देने का अधिकार हो।
ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पे बोला गया कि आज के दिनों में कोई भी गवर्नमेंट अपने आप को डेमोक्रेटिक तब तक नहीं कर सकती जब तक कि वो अपने अपनी कंट्री के सारे लोगों को वोट देने का अधिकार ना दे। दिस मीन्स दैट ऑल अडल्ट इन द कंट्री आर अलाउड टू, इसका मतलब कि उस कंट्री में जितने भी अडल्ट हैं सारे को परमिशन हो, सारे को अनुमति हो कि वो वोट दे सके। बट इट वॉज नॉट ऑलवेज लाइक दिस, बट हमेशा ऐसा नहीं होता। कैन यू बिलीव, क्या आप भरोसा करोगे, आप बिलीव करोगे दैट देयर वाज अ टाइम व्हेन गवर्नमेंट डिड नॉट अलाउ वुमेन एंड द पुअर टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शन। क्या आपको आप भरोसा होगा या आपको आप बिलीव नहीं करोगे, कुछ टाइम पहले ऐसा भी टाइम था जब गवर्नमेंट थी वो जो है कि औरतों को और जो पुअर लोग थे, जो गरीब लोग थे, उनको इलेक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने ही नहीं देती थी, उनको परमिशन नहीं था। इन दियर अर्लीस्ट फॉर्म्स government allowed only men who own property and were educated to vote. In their earliest form government, यानी कि पहले जब जो गवर्नमेंट होती थी तो दोस्तों उसमें क्या होता था, केवल वे आदमी वोट दे सकते थे, वे पर्सन वोट दे सकते थे जिनके पास बहुत प्रॉपर्टी, अपनी खुद की प्रॉपर्टी हो और वो एजुकेटेड हो, पढ़े लिखे हो। दिस मीन, इसका मतलब दैट वुमेन, द पुअर, द प्रॉपर्टी लेस एंड द अनएजुकेटेड वर नॉट अलाउड टू। इसका मतलब जो वुमेन्स होती थी और जो गरीब लोग होते थे और जो प्रॉपर्टी लेस लोग थे, यहाँ तक कि और इसके अलावा जो अनएजुकेटेड यानी जो पढ़े लिखे नहीं थे, उनको वोट देने का अधिकार नहीं था। The country was governed by the rules and regulation that these few men made. जो कंट्री थी उस टाइम, या अभी की बात नहीं की जा रहा, वो उस टाइम की जब इनको परमिशन नहीं था तो कंट्री को गवर्न किया जाता था उन रूल्स और रेगुलेशन के तहत जो एक कुछ लोग मिलकर क्या करते थे, बनाते थे। इन इंडिया में बिफोर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के बिफोर यानी कि जब हमको आज़ादी मिली थी उसके पहले, ओनली अ स्मॉल माइनॉरिटी वाज अलाउड टू वोट, केवल एक स्मॉल माइनॉरिटी जो थी उसको अलाउ था वोट देने का। एंड दे देयरफॉर केम टुगेदर टू डिटरमिन द फेट ऑफ द मेजॉरिटी। यानी कि इंडिपेंडेंस से पहले इंडिया में कुछ ही लोगों का, यानी माइनॉरिटी मतलब छोटे कुछ ही लोगों को अलाउ था या परमिशन था वोट देने का, इसलिए दे देयरफॉर केम टुगेदर, यानी जो देश की जनता थी वे सारे लोग एक साथ आए, दी फेट ऑफ मेजोरिटी, और उन्होंने मांग की कि सारे लोगों को या मेजोरिटी लोग, जितने लोग वोट देना जिनको परमिशन नहीं है उनको भी अलाउ किया जाए, वोट देने का अधिकार दिया जाए। Several people, including Gandhiji, were shocked at the unfairness of this practice and demanded that all adults had the right to vote. बहुत सारे लोग, यहाँ तक कि गांधी जी एकदम शॉक हो गए जब उन्होंने देखा कि एट द अनफेयरनेस ऑफ दिस प्रैक्टिस, यानी जो यह अनफेयरनेस था, यह प्रैक्टिस जो था, यानी कुछ ही लोगों को वोट देने का अधिकार है और ज्यादातर लोगों को नहीं है। इससे वो एकदम शॉक्ड हो गए और डिमांड किए दैट ऑल एडल्ट्स हैव द राइट टू वोट, कि सारे एडल्ट जो हैं उनको वोट देने का अधिकार है। दिस इज नोन एज यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, इसी को यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के नाम से जाना जाता है। राइटिंग इन द जर्नल यंग इंडिया इन 1931, गांधी जी से जो जर्नल लिख रहे थे गांधी जी, यंग इंडिया 1931 में, उन्होंने क्या बोला, आई कैन नॉट पॉसिबली बियर द आइडिया दैट अ मैन हु हैज गॉट विल शुड हैव द वोट, but that a man who has got character but no will or literacy should have no vote, or that a man who works honestly by the sweat of his brow day in and day out should not have the vote for the crime of being a poor man. बियर मतलब सहन कर पाना, सहना, आइडिया मतलब विचार, स्वेट ऑफ हिज ब्रो मतलब पसीना बहाते हुए। तो यहाँ पे यंग इंडिया जो जनरल गांधी जी लिख रहे थे उसमें बोलते हैं, आई कैन नॉट पॉसिबली बियर द आइडिया, मैं इस आइडिया को सहन नहीं कर सकता कि एक आदमी हु हैज गॉट वेल्थ शुड हैव द वोट, कि जिसके पास वेल्थ है या जिसके पास प्रॉपर्टी है उसको वोट देने का अधिकार है या वह वोट दे सकता है। बट एक आदमी हु हैज गॉट करेक्टर, जिसका करेक्टर है या चरित्र है, बट नो वेल्थ आर लिटरेसी, बट उसके पास वेल्थ नहीं है, नाइट लिटरेसी, शुड हैव नो वोट, वह वोट नहीं दे सकता। The sweat of his broad day in and day out should not have the vote for the crime of being a poor man. आगे बोलते हैं गांधी जी की जो दिन भर अपना स्वेट यानी कि पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है, ऑनेस्टली काम करता है, वह वोट नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि उसने पुअर होने का गुनाह किया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। नो वेयर इन द वर्ल्ड हैव गवर्नमेंट्स विलिंगली शेयर पावर। विलिंगली मतलब इच्छा, यानी कि पूरी दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि जो गवर्नमेंट अपनी इच्छा से लोगों से पावर शेयर करे। ऑल ओवर, या लोगों को पावर दे, ऑल ओवर यूरोप एंड यूएसए, वुमेन एंड द पुअर हैव हैड टू फाइट फॉर पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट्स। तो ऑल ओवर यूरोप यानी पूरे यूरोप में, यहाँ तक कि यूएसए में
वुमेन थी और जो पुअर थे उन्होंने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी ताकि वे जो गवर्नमेंट है गवर्नमेंट को फॉर्म करने में पार्टिसिपेट कर सके, गवर्नमेंट के कामों में पार्टिसिपेशन कर सके। वुमेन स्ट्रगल टू वोट गॉट स्ट्रेंथ ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार। जो वुमेन्स का स्ट्रगल था, वैसे ये लोग तो स्ट्रगल बहुत पहले से कर रही थी, बट इसको ताकत कब मिली, जब ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार, जब पहला प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड द वुमेन्स सफरेज मूवमेंट। एज द टर्म सफरेज यूजुअली मीन्स राइट टू। इस मूवमेंट को क्या बोला गया? वुमेन सफरेज मूवमेंट। जैसा कि सॉरी, सफरेज का मतलब होता है कि राइट टू वोट, वोट का अधिकार। ड्यूरिंग द वार के टाइम मैनी मेन वर अवे फाइटिंग। जब वार हो रहा था बहुत सारे आदमी क्या थे? लड़ाई लड़ रहे थे। एंड बिकॉज ऑफ दिस वुमेन वर कॉल्ड अपॉन टू डू वर्क दैट वाज अर्लियर कंसीडर्ड मेंस वर्क। तो इस वजह से वुमेन्स को बुलाया गया काम करने के लिए, जो कि पहले ऐसा माना जाता था कि आदमी करते हैं। ठीक है, यानी कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था उसमें क्या था? सारे आदमी लोग लड़ रहे थे, सारे पुरुष जितने थे सारे मेन लोग क्या थे? लड़ाई लड़ रहे थे। उस टाइम औरतों को उन कामों को करने के लिए बुलाया गया जिनको कि पहले ये माना जाता था, जिन कामों को कि वे मेन कर सकते हैं। मैनी वुमेन बिगन ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क। जब औरतों ने डिफरेंट काइंड के वर्क को, डिफरेंट टाइप के वर्क को या कामों को ऑर्गेनाइज करना और मैनेज करना स्टार्ट कर दिया, व्हेन पीपल साथ ही जब लोगों ने इसको देखा, दिस दे बिगन टू वंडर, वे आश्चर्यचकित हो गए या सोचने लगे, व्हाई दे हैड क्रिएटेड सो मेनी अनफेयर स्टेरियोटाइप अबाउट वुमेन, कि उन्होंने वुमेन्स के लिए, वुमेन के बारे में इतना अनफेयर स्टेरियोटाइप क्यों बनाया है। एंड व्हाट दे वर कैपेबल ऑफ डूइंग, यानी कि जो इन्होंने लोगों ने स्टेरियोटाइप बनाया था कि औरतें ये काम नहीं कर सकती। ठीक है, सो वुमेन बिगन टू बी सीन एज बीइंग इक्वली कैपेबल ऑफ मेकिंग डिसीजन। तो तब से क्या हुआ? वुमेन्स को भी देखा जाने लगा कि ये भी इक्वल हैं, पुरुषों के इक्वल हैं डिसीजन मेकिंग में। दिस सफ्रेगेट demanded the right to vote for all women and to get their demands heard, they chained themselves to railing in public places। तो आगे क्या हुआ? जो सफ्रेगेट डिमांडेड, यानी कि सफ्रेगेट यानी सफ्रेज मूवमेंट में उस वोट देने जो औरतें थी, जितनी भी उनकी औरतें थी उस सफ्रेगेट ऑर्गेनाइजेशन में, उन्होंने डिमांड किया कि उन सारी औरतों को वोट देने का अधिकार दिया जाए, यानी राइट टू वोट, यानी कि वोट देने का अधिकार दिया जाए। एंड टू गेट देयर डिमांड हर्ड, कि उनके डिमांड को, एंड टू गेट देयर डिमांड हर्ड, अपने इस डिमांड को, अपनी इस मांग को लोगों तक को सुनने के लिए, दे चेन देमसेल्व्स, उन्होंने अपने आप को बांध लिया टू रेलिंग पब्लिक एरियाज, तो जो या पब्लिक प्लेसेस। तो क्या हुआ कि उन्होंने इस डिमांड को पूरा करने के लिए अपने आप को पब्लिक प्लेसेस में लोहे की जंजीरों में बांध लिया। ठीक है, मैनी सब्जेक्ट वर इम्प्रिजन एंड वेंट ऑन हंगर स्ट्राइक। बहुत सारी जेल चले गए और बहुत सारे हंगर स्ट्राइक पे हुए जो औरतें थी। एंड दे हैड टू बी फेड बाय फोर्स, और बहुत सारे पे फोर्स का इस्तेमाल किया गया। अमेरिकन वुमेन गॉट द राइट टू वोट इन 1920। जो अमेरिकन वुमेन्स हैं उनको वोट देने का अधिकार 1920 में मिला, जबकि वुमेन इन द यूके गॉट टू वोट ऑन द सेम टर्म्स एज मेन सम इयर्स लेटर इन 1928। तो ठीक उसी प्रकार, उसी टर्म्स पे, जिस हिसाब से कि मैन दे सकते हैं यूके गवर्नमेंट, यानी कि यूके में औरतों को वोट देने का अधिकार पुरुषों की तरह कब प्राप्त हुआ? कुछ साल बाद 1928 में, यानी कि उसके 8 साल बाद। ठीक है, जैसा कि आपने देखा होगा वोटिंग के टाइम होता है, यहाँ पे वोटिंग इन रूरल एरिया में वोटिंग चल रही है। ठीक है, अब मार्क इज पुट ऑन द फिंगर टू मेक श्योर दैट अ पर्सन कास्ट ओनली वन वोट। तो एक मार्क कर दिया जाता है फिंगर पे, ताकि इससे इंश्योर हो सके कि एक पर्सन जो है केवल एक ही बार वोट दे सके। ठीक है, तो फाइनली दोस्तों हमने यह चैप्टर कंप्लीट कर लिया और आशा करता हूँ कि आपको भी यह चैप्टर अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।